आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल में। तो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ क्लास 10th बायो का चैप्टर नंबर 1 लाइफ प्रोसेस की कुछ इम्पॉर्टेंट एनसीईआरटी लाइंस एंड इसमें क्या इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आ सकते हैं आपके टर्म 1 में एंड इम्पॉर्टेंट डायग्राम्स। ठीक है, तो आपका टर्म 1 जो अभी होने वाला है उसमें बायो का बस एक ही चैप्टर है और ये पूरा चैप्टर 10 मार्क्स कैरी करता है, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप इसे अच्छे से करके जाएँ, इसलिए मैंने ये वीडियो बनाने का सोचा है। तो देखिए, पहला यहाँ पे ये जो लाइन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे पढ़ लीजिएगा। मतलब इस पैराग्राफ में और कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है तो मुझे ये इंपॉर्टेंट लगा, इसलिए मैंने इसे मार्क किया है। उसके बाद यहाँ पे देखिए लाइफ प्रोसेस, अगर लाइफ प्रोसेस के बारे में बताया गया है उसमें अगर एक भी जो लाइफ प्रोसेस है वो नहीं होता है तो जो ह्यूमन बीइंग है या तो जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो नहीं सर्वाइव कर पाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट पेज पे आपका यहाँ पे दिख रहा होगा। ठीक है, ये पैराग्राफ में उतना कुछ इंपॉर्टेंट आया नहीं है, बस यहाँ पे देखिए ये प्रोसेस जो है एक्वायरिंग ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम आउटसाइड द बॉडी एंड यूज इट इन द प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग डाउन ऑफ फूड फ्रॉम सेलुलर नीड्स इज़ वॉट वी कॉल रेस्पिरेशन, मतलब डिफाइन रेस्पिरेशन दे सकता है। ठीक है, उसके बाद अगर आप देखें यहाँ पे न्यूट्रिशन, यहाँ पे देखिए डिफाइन न्यूट्रिशन। ठीक है, ये आप देख सकते हैं। उसके बाद अगर आपको यहाँ पे देखना है मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में क्या होते हैं आपको पता होना चाहिए। यूनी सेलुलर क्या, उसके कुछ आपको एग्जांपल्स याद करके चलना है, ऐसे एमसीक्यू में है तो पूछा जा सकता है। ठीक है, फिर यहाँ से आपका जो पैराग्राफ है हाउएवर से लेके यहाँ पे बॉडी तक आप पढ़ लीजिएगा। ठीक है, फिर ये क्या होता है, एक्सक्रीशन क्या होता है। ठीक है, आपको ये भी पता होना चाहिए। उसके बाद रेस्पिरेशन, जो मेन ब्रॉड टॉपिक्स हैं उसे आपको पता होना चाहिए। न्यूट्रिशन क्या होता है देखिए मैंने यहाँ पे डिफ़ाइन कर दिया है, मतलब ये मैंने अपने याद करने के लिए लिखा है। आपको अगर कोई और डिफिनेशन इसका याद है तो आप वो भी कर सकते हैं। जैसे कि मैंने लिखा है न्यूट्रिशन इज़ द प्रोसेस ऑफ इनटेक एंड यूटिलाइजेशन ऑफ फूड बाय एन ऑर्गेनिज्म इन वेरियस लाइफ प्रोसेस। ठीक है, एंड यहाँ पे सिंपल इनऑर्गेनिक होता है, कॉम्प्लेक्स जो सब्सटेंस होता है वो ऑर्गेनिक होता है। ये इस पैराग्राफ में दिया है बट मैंने यहाँ पे इजीली कि मेरे को जैसे मैं देखूँ ये पेज मुझे याद आ जाइए इसलिए ऐसा लिखा है। फिर एंजाइम्स क्या होता है तो यहाँ पे आपको दिया हुआ है एग्जाम्स। ठीक है, ये भी आप देख सकते हैं एंजाइम्स क्या होता है। ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, सॉरी ऑटोट्रॉप्स क्या होता है, न्यूट्रिशन तो अलग बात है। यहाँ पे ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, तो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन फिर यहाँ पे आपका दिया है, तो यहाँ पे ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, आप बचपन से पढ़ रहे हैं। देखिए ये वाला जो आपका रिएक्शन इक्वेशन है, सॉरी इक्वेशन जो दिया है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एंड यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि ये जो दोनों हैं ये इनऑर्गेनिक होते हैं एंड जो इसका फॉर्म होता है प्रोडक्ट वो ऑर्गेनिक होता है। ठीक है, ये भी याद रखिएगा। फिर ये जो 3 स्टेप्स हैं या जो प्रोसेस हैं इसे आपको याद रखना है अच्छे से। ठीक है, अब यहाँ पे जो मैंने हाईलाइट कर दिया है ये भी आपको याद रखना है अच्छे से। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे एक्टिविटीज़ को देखते चलिएगा। ये वाला एक्टिविटीज़ उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, इसलिए मैंने इसे मार्क नहीं किया। ये वाला इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये आपके इस बार के सैम्पल पेपर में आ चुका है। ठीक है, तो एक बार आप सारे एक्टिविटीज़ पढ़ ही लेंगे तो क्या हो जाएगा, राइट। एंड ऐसा नहीं है कि मैंने जो आपको इंपॉर्टेंट दे दिया बस आप वो याद करके चले गए हैं, तो ऐसा भी नहीं होगा। ठीक है, आपको पूरा चैप्टर एक बार रीड करना है और चैप्टर के लेक्चर्स या जहाँ पढ़ते हैं वो सारा पढ़ना है। लेकिन जब आप एग्ज़ाम के दिन, मतलब जब मान लीजिए रिवीजन जो करते हैं, तब रिवीजन में आपके पास इतना टाइम नहीं होगा कि आप पूरा चैप्टर पढ़ें, इसलिए मैंने ये सब इंपॉर्टेंट लाइन अंडरलाइन कर दिया है ताकि आप बस वही पढ़ेंगे तो आपका हो जाएगा। पर आपका चैप्टर का बेसिक नॉलेज आपको होना चाहिए। ठीक है, फिर यहाँ पे आप देखिए स्टोमाटा, ये क्या होता है, स्टोमाटा गार्ड, सॉरी यस गार्ड सेल्स होता है, स्टोमाटा गार्ड बोल रही हूँ। स्टोमाटा के अंदर गार्ड सेल्स होता है, फिर उसका क्या फंक्शन होता है गार्ड सेल का, तो यहाँ पे देखिए मैंने मार्क किया है यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, एंड ये किस वजह से ओपन एंड क्लोज होते रहते हैं ये भी आपको पता होना चाहिए। वाटर की वजह से होते हैं, वाटर के फ्लो की वजह से जो उनके अंदर होता रहता है। फिर रॉ मटेरियल्स क्या हैं फोटोसिंथेसिस के, ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो इस पैराग्राफ में आपको रॉ मटेरियल्स के बारे में बता दिया गया है और या तो आपको खुद भी पता होना चाहिए, देखिए मैंने लिखा भी है शायद, यस वाटर, फिर मैग्नीशियम, ठीक है, फिर नाइट्रोजन, आयरन, फॉस्फोरस लिखा है मैंने। ठीक है, ये सब है, देखिए यहाँ पे दिया है। ठीक है, ये सब है सॉइल से जो लेता है। ठीक है, रॉ मटेरियल्स तो दूसरे हैं, सनलाइट वनलाइट ये सब है सब, लेकिन ये सब वो सॉइल से लेता है। ये सब जो देखिए मैंने हाईलाइट कर दिया। उसके बाद यहाँ हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशंस में आपको ये वाला जो पैराग्राफ है यहाँ से यहाँ तक ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बाकी सब ठीक है आप पढ़ लीजिएगा एक बार, उसके बाद यहाँ से इंपॉर्टेंट है। एंड हाँ, ये तो बिल्कुल मत भूलिएगा एग्जाम्पल्स, मैंने इसे अंडरलाइन नहीं किया है बट आपको देखना है। देखिए फॉर एग्जाम्पल ये सब जो एग्जाम्पल्स दिए हैं ना,
एनिमल्स के एग्जाम्पल या किसी चीज़ का भी एग्जाम्पल प्लीज़ करके जाइएगा, ठीक है। तो ये आपको याद होना चाहिए, ठीक है। ये पैरासाइटिक न्यूट्रिशन है तो ये भी आपको पता होना चाहिए। और हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन क्या होता है वो आपको पता होना चाहिए, उसके कुछ एग्जाम्पल पता होना चाहिए। ऑटोट्रॉपिक का एग्जाम्पल पता होना चाहिए, सबका एग्जाम्पल पता होना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए एमोबा का एग्जाम्पल, ठीक है। एमोबा कौन सा टाइप्स का वो है, ऑर्गेनिज्म है, ये भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। चलिए फिर यहाँ पे ये वाला जो नाम है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, यूनिसेलुलर का भी एक एग्जाम्पल, फिर सेलुलर का भी एक एग्जाम्पल, ऐसे आपको याद रखना चाहिए, ठीक है। फिर यहाँ पे न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो देखिए यहाँ से यहाँ तक आपको याद कर लेना है, ठीक है। अब देखते हैं, ये फर्स्ट लाइन था, ठीक है, मैंने जो आपको दिखाया। अब यहाँ पे देखिए ये वाला जो पैराग्राफ है ना, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसी में से आधे क्वेश्चन आपके बन के आ जाएंगे, ठीक है। तो देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे पूरा अच्छे से आप पढ़ लीजिए, समझ लीजिए, जो करना करिए। एंड देखिए यहाँ से इसमें एक्चुअली हर एक चीज़ इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देखिए यहाँ से यहाँ तक का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर ये देखिए एंजाइम्स, सिलाइवरी एंजाइम्स के क्या वो करता है, ठीक है, सबका आपको पता होना चाहिए कि वो उनका क्या काम है, ठीक है, वो क्या करते हैं। तो वो शुगर को, कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस को ब्रेक डाउन करता है इनटू सिमिलर, ठीक है, सिंपल, सॉरी। अब देखते हैं यहाँ पे ये वाला, ठीक है, इम्पोर्टेंट बहुत ज़्यादा। उसके बाद यहाँ पे आपको दिखेगा गैस्ट्रिक ग्लैंड्स, ठीक है, वो कौन कौन से गैस प्रोड्यूस करता है, ठीक है। चलिए यहाँ पे पेप्सिन था, ये सब क्या था, ठीक है, ये सब भी आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट यहाँ देखिए आप, देखिए एंड ये भी आपको पता होना चाहिए कि बाइल जूस कौन प्रोड्यूस करता है, तो लीवर। फिर पैनक्रियाटिक जूस कौन करता है, तो पैनक्रियाज, ठीक है, ऐसे आपको पता होना चाहिए। अब यहाँ पे देखिए आपको यहाँ से स्मॉल इंटेस्टाइन का उसका क्या फंक्शन है, तो आपको ये भी पता चाहिए कि हमारा पूरा डाइजेशन स्मॉल इंटेस्टाइन में ही ख़त्म होता है, ये भी आपको बहुत बार पूछा जा सकता है। फिर देखिए दिस इज़ द लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ आवर एलिमेंट्री कैनल, तो आपको ये भी पता होना चाहिए, ठीक है। और क्यों होता है ये भी आपको पता होना चाहिए। फिर यहाँ पे देखिए हार्बीवोरस के ज़्यादा बड़े होते हैं, क्या बोलते हैं उसे, स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है, ज़्यादा बड़े होते हैं एज़ कम्पेयर टू ह्यूमन बींग्स, जो कार्निवोरस एनिमल्स होते हैं, या तो जो ह्यूमन बींग जो फिश मीट ये सब खाते हैं उनके थोड़े कम रहते हैं, छोटे। लेकिन जो घास खाते हैं जैसे कि एनिमल्स, उनके ज़्यादा बड़े होते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है, ठीक है। यहाँ पे देखिए ये इंपॉर्टेंट लाइन है, ठीक है, यहाँ। फिर ये बाइल जूल्स, लीवर, ये सब यहाँ पे दिया हुआ है, इसलिए मैंने इंपॉर्टेंट किया है। फिर यहाँ से यहाँ तक आपको सारा इंपॉर्टेंट है, देखिए ना कितना मैंने मार्क किया है, ठीक है, ये सारा इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ से ये वाला पैराग्राफ से, ये जो बाइल जूस से स्टार्टिंग है, यहाँ से यहाँ तक सारा आपको याद करके ही चलना होगा, ठीक है, क्योंकि इसमें सारे इंपॉर्टेंट दिए गए। क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा 2, 3, 4, 1 नहीं है, 1 मैंने से मार्क किया था, ठीक है। 2, 3, 4 बहुत इंपॉर्टेंट है, बाकी आपका चांसेस नहीं आने का। एंड हेट्रोट्रॉपिक ऑटोट्रॉपिक आपको पता ही है, बट डिफरेंसेस इस बार नहीं देगा, इसलिए मैंने नहीं किया मार्क, ठीक है। ग्लूकोज इज़ द बेस्ट सोर्स ऑफ एनर्जी, ठीक है, ये भी था। अब देखिए यहाँ पे रेस्पिरेशन पे अब हम आ चुके हैं, तो रेस्पिरेशन पे यहाँ पे आपको प्रोवाइड एनर्जी फॉर वेरियस लाइफ प्रोसेस, आपको पता होना चाहिए रेस्पिरेशन क्या करता है, तो एनर्जी प्रोवाइड करता है। उसके बाद यहाँ से आपको देखिए इंपॉर्टेंट यहाँ तक, ठीक है, यहाँ तक आपको मार्क कर लेना है। उसके बाद एनारोबिक रेस्पिरेशन क्या होता है, एरोबिक रेस्पिरेशन क्या होता है, ठीक है, ये सब आपको पता होना चाहिए। और ये चार्ट, ये तो आपको याद रखना ही रखना है, ठीक है, किसी भी कीमत पे आपसे ऐसा मैंने देख लिया इस बार कि ऐसा आ सकता है कि ये आपको नहीं देगा, बाकी सब देगा, आपको यहाँ पे दे देगा ऑप्शन 1 एनर्जी प्लस लैक्टिक एसिड, या एनर्जी प्लस कुछ भी एसिड, जैसे कि क्या एसिड दूँ मैं, HCl, या तो कार्बन डाइऑक्साइड प्लस एनर्जी, ठीक है, ऐसा का दे देगा, आपको याद होना चाहिए सारे। चलिए अब यहाँ पे ATP क्या होता है ये भी आपको पता होने से चलेगा, इतना याद करने का जरूरत नहीं है, बस ATP एक याद होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे देखिए दिया है Arduino में, ये आपको याद रहना चाहिए ATP, इसका फॉर्मूला भी याद कर लेंगे तो और अच्छी बात है, ठीक है। चलिए इस पेज में अब और कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, ये इंपॉर्टेंट बहुत ज़्यादा है, इसे भी याद करके रखिएगा, समझ के रखिएगा तो हो जाएगा, याद करने का उतना कोई ज़रूरत नहीं है, उसमें कुछ याद करने लायक नहीं है। चलिए यहाँ पे ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है, ठीक है। स्मोकिंग इज़ एन इंजीरियस टू हेल्थ, ठीक है। तो कैंसर कैसे होता है ये आपको बताना चाहिए, ये यहाँ पे कॉमन कॉजेज़ हैं, ठीक है, ये सब आपको बताना चाहिए, हार्मफुल क्या कॉजेज़ हो सकते हैं, ठीक है।
यहाँ पे देखिए लंग्स का जो दिया है ये पूरा ही एक्चुअली इंपॉर्टेंट है, इसमें मैं क्या आपको मार्क करवाऊँ। ठीक है, देखिए पहले तो आपको इन सब के फंक्शंस याद होने चाहिए। ठीक है, और रुकिए मैं आपको एक चीज़ और बताना चाह रही थी यहाँ पे। हाँ, इस वाले जो डायग्राम है इसे आपको अच्छे से स्टडी करना है, एंड इन सब का जो भी दिया है ना, इन सब के आपको फंक्शंस पता होने चाहिए। ठीक है, एंड ये हाँ वही क्या काम करते हैं ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, बस इतना से आपका काम होगा। और क्या कौन सा ऑर्गन कौन सा एसिड प्रोड्यूस करता है, कौन सा जूस प्रोड्यूस करता है, ये भी पता होना चाहिए। ये वाला जो डायग्राम है इसे भी अच्छे से देख लीजिएगा। ठीक है, डायग्राम्स तो मैंने बताने भूल गया था। ठीक है, और ये तो मैंने बता ही दिया कि करना है। एंड हाँ, इसमें भी आपको ये पता होना चाहिए एल्वेलाइज क्या करते हैं। ठीक है, ये क्या करता है सब। ठीक है, डायफ्राम क्या करता है। ठीक है, ऐसे आपको पता होना चाहिए। लंग्स क्या करता है, रिब्स क्या करता है, ये सब आपको पता होना चाहिए कि ये करते क्या है, एंड उनका सही प्रोसेस, सही वे में जो प्रोसेस है। देखिए मैंने आपको पिछले वाले वीडियो में बताया था इसके बारे में। पहले टंग, फिर माउथ, फिर ये, फिर डायफ्राम, फिर ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये। ठीक है, ऐसे आपको याद होना चाहिए प्रोसेस वाइज। वैसे ही इसमें भी आपको याद होना चाहिए। एंड इसमें से आपका जो इम्पोर्टेंट है वो है ये देखिए, एल्वेलाइज का आपको डिफाइन करने दे सकता है, डिफाइन करने नहीं देगा, ऑप्शंस में देगा। ठीक है, तो वो बैलून लाइक्स टर्मिनेट्स होता है। ठीक है, ये आपको याद होना चाहिए। देखिए मैं आपको मार्क कर देती हूँ। चलिए यहाँ से आप याद कर लेंगे तो आपका हो जाएगा इसका काम। और ये क्या करने में मदद करता है, तो एक्सचेंज करने में मदद करता है गैसेस को। ठीक है, और ये भी याद कर लीजिए। उसके बाद यहाँ से आपको इम्पोर्टेंट नहीं है, डायफ्राम क्या होता है पता होना चाहिए, रिब्स क्या होता है पता होना चाहिए आपको। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ से यहाँ तक आपको कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे दिया है द ब्लड ब्रिंग कार्बन डाइऑक्साइड एंड रेस्ट ऑफ। तो देखिए कौन ब्लड लाता है कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द बॉडी। कहाँ से लाता है, रेस्ट ऑफ द बॉडी से लाता है ब्लड। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। वो ऐसे भी आपको कंफ्यूज कर सकते हैं क्योंकि ऐसे मैंने देखा है क्वेश्चन आया है। ठीक है, ये हो गया। यहाँ से आपने मार्क कर लिया है। उसके बाद आपका यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है दैट ऑक्सीजन एब्जॉर्ब एंड कार्बन डाइऑक्साइड इज़ रिलीज्ड। ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब किया जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज़ किया जाता है। ठीक है, ये भी भूलिएगा मत कि कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब किया जाता है ना ऑक्सीजन को रिलीज़ किया जाता है, ऐसा मत लिख के आ जाइएगा। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे देखिए, यहाँ से देखिए जो मैंने मार्क किया ना ये सब आप पढ़ लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि क्या होता है। ठीक है, रेस्पिरेटरी पिगमेंट टेक्स अप tissues with differences between releasing it. ठीक है, the pigment present in the red blood, carbon dioxide is most soluble in water. Carbon dioxide is most soluble in water than oxygen. आपसे पूछा जाता है कौन सा गैस वाटर में ज़्यादा सोल्यूबल है, तो ये आपको पता होना चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा सोल्यूबल है। ठीक है, तो देखिए मैंने मार्क कर दिया आपके सामने ही, सामने मार्क किया है, आप भी मार्क कर लीजिए आपके साथ मेरे साथ साथ। देखिए इसमें 1, 3 एंड 4 इम्पॉर्टेंट है क्वेश्चन नंबर। ठीक है, अब यहाँ पे आपका ट्रांसपोर्टेशन का जब बात आ रहा है तो यहाँ पे देखिए ब्लड ट्रांसपोर्टेशन, ब्लड ही होगा ट्रांसपोर्ट, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ से यहाँ तक आप कर लीजिएगा, ब्लड से लेकर यहाँ तक, तो आपका हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे ये जो डायग्राम है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये आएगा ही आएगा, मतलब कुछ भी हो जाए ये आएगा। ठीक है, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस जैसे कि आपको दे देगा कि आपको डिफाइन करना है लेफ्ट एंट्रियम एंड राइट एंट्रियम, तो आपको पता होना चाहिए इन सब का फंक्शंस। ठीक है, तो इन सब का फंक्शंस आपको पता होना चाहिए, एंड इसका डायरेक्शन पता होना चाहिए कि यहाँ से आता है और यहाँ से जाता है। ठीक है, और ये क्या कहाँ से ये लेके आता है एंड ये कहाँ छोड़ता है, ये आपको पता होना चाहिए। उसके बाद यहाँ आपको देखते हैं ये वाला जो डायग्राम है ये भी इम्पोर्टेंट है, एंड इसका बेसिकली इसमें मैं इम्पोर्टेंट कहूँ तो आपको पता होना चाहिए वेन्स एंड आर्टरीज़ का क्या फंक्शंस है, इनको डिफाइन मतलब डिफरेंस इनका क्या है ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं नेक्स्ट, ये वाला देखिए यहाँ पे डबल सर्कुलेशन इम्पॉर्टेंट है, डबल सर्कुलेशन। अब देखते हैं यहाँ पे द ट्यूब, ब्लड वेसल्स, आर्टरीज, वेन्स, ये मैंने जो आपको दिखाया द स्मॉलेस्ट वेन्स, ये आपको पता होना चाहिए कि कौन सा सबसे ज़्यादा स्मॉलेस्ट है। ठीक है, चलिए ये हो गया। अब यहाँ पे जो हमारा है देखिए, इसमें ये आपका बस ये वाला इम्पोर्टेंट है फर्स्ट एंड थोड़ा सा और उससे ज़्यादा लाइन,
एंड यहाँ पे आपका यहाँ इम्पोर्टेंट है, यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। एंड एनर्जी इन रूट्स, मतलब ये रूट्स में एनर्जी है, तो इससे पहले वाला यहाँ से देखिए, यहाँ से करेंगे तो आपको समझ आएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ से एज द रिज़ल्ट क्या होता है, तो यहाँ से आपको पता नहीं चाहिए। उसके बाद ये 2 लाइन, ठीक है। जाइलम फ्लोएम क्या होता है पता होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, यहाँ से यहाँ तक आप पढ़ सकते हैं एक बार, ठीक है। यहाँ से आप देखिए पढ़ सकते हैं एक बार ट्रांसपिरेशन क्या होता है, ठीक है, एंड किस चीज़ में हेल्प करता है ये। उसके बाद ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड एंड अदर सब्सटेंस यहाँ पे दिया है, तो फ्लोएम यहाँ पे जिसे क्या होता है फ्लोएम यहाँ पे बताया गया है। फिर यहाँ से आप यहाँ तक कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ से यहाँ तक, डन। अब हमारे अपना लास्ट टॉपिक पे आ गए। ये भी देखिए एक इम्पॉर्टेंट है, इसलिए मैं दिखा दिया, 1 और 2 इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए, एक्सक्रीशन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये भी। तो क्या होता है एक्सक्रीशन, ये यहाँ पे डिफाइन किया हुआ है, ये पढ़ लीजिएगा, आपका हो जाएगा काम। उसके बाद यहाँ से आपका इम्पॉर्टेंट है, देखिए यहाँ से कर लीजिए आप, ठीक है। यहाँ से आप किडनी तक कर लीजिए, हो जाएगा आपका। उसके बाद आपका फिल्टराइजेशन यूनिट क्या है इन किडनी, वो आपको पता होना चाहिए। उसके बाद ये नेफ्रॉन का डायग्राम इम्पॉर्टेंट है, लेबलिंग इसकी इम्पॉर्टेंट है, लेबल जिसका भी जो भी लेबल दिया है वो आपको करके जाना है, ठीक है। मैं आपको दिखा देती हूँ एक बार अच्छे से, देखिए, ठीक है। आपकी बुक में हालांकि दिया है, ठीक है, इसमें कोई डरने की बात नहीं है, देख के आप कर सकते हैं, मैं कुछ अलग नहीं दिखा रही हूँ। फिर यहाँ से आप देख सकते हैं ये वाला इम्पॉर्टेंट है लाइन, एंड यूरेथ्रा, फिर ये सब क्या होता है आपको पता होना चाहिए, वो तो पहले वाले का है, मैं यहाँ पे याद आया तो मैंने बता दिया, ठीक है। यूरिनरी ब्लैडर, ठीक है, और यूरेथ्रा यहाँ पे देखिए, ठीक है। चलिए, तो यही था आपका चैप्टर, तो आपका ख़त्म होने वाला है। बस ये देखिए, ऑक्सीजन का यहाँ पे दिया है, यहाँ से आप यहाँ CO2, ऑक्सीजन से लेके CO2 कर लीजिए, इस पैराग्राफ का जो इम्पोर्टेंट है वो आपको पता चल जाएगा। एंड यहाँ पे ये क्वेश्चन नंबर 1 इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। बैक एक्सरसाइज में आपका ये 3 और 4 कर लीजिए जो भी दिया है। एंड यहाँ पे देखिए मैंने जो मार्क किया वो कर लीजिए, 5, 6, 8, 10, 12। हालांकि आपको तो इस बार MCQ आ रहा है, तो अगर आप इसको कर लेते हैं तो आपका मोस्ट ब्रॉडली आपका एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, इसलिए मैंने ऐसे मार्क कर दिया है, ठीक है। क्योंकि ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि MCQ का क्वेश्चन है तो ऐसे टाइप्स के क्वेश्चन से MCQ का क्वेश्चन नहीं बन सकता है, ठीक है, ज़रूर बन सकता है। चलिए, एंड हाँ, NCERT लाइन्स को आप प्लीज़ अंडर एस्टिमेट मत करिएगा, क्योंकि इस बार के आप देख रहे हैं कैसे टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं, एजर्शन, रीज़न, केस बेस्ड क्वेश्चन, तो यहाँ से क्वेश्चन ज़रूर आएगा, ठीक है। तो इस बार एक बार आपको पूरा NCERT रीड करना है, 2 बार तो मिनिमम करना होगा, ठीक है। चलिए, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल।